हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो आपके एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक इंट्रोडक्शन में आती है। तो यहाँ से देखिए, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो होती क्या है, काफ़ी सिंपल सी थ्योरम है। ये हम ऑलरेडी क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको कुछ याद हो, क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लीमा आया था, डिवीजन एल्गोरिथम था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये भी वहाँ थी। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एक्चुअल में ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है, जब हम क्लास 10th लेवल पे इसको पढ़ रहे थे तो वहाँ हमें बताया जाता था कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हुई है, मतलब बात वही है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। अब लिखने का तरीका क्या चेंज हुआ, एवरी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1 भी वो सारे नेचुरल नंबर जो एक से बड़े हों। अब एक से बड़ा कोई भी प्राइम कंपोजिट नंबर हो सकता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं इन वन एंड ओनली वन वे, सिर्फ एक ही तरीके से, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, सिर्फ उसका ऑर्डर छोड़ दीजिए। अब इसको देखिए, ये कहना क्या चाहता है, अब n है जो एक से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर है, क्लियर। तो हमने क्या कर लिया कि एक नेचुरल नंबर 20 ले लिया, अभी एक नेचुरल नंबर क्या लिया, 20। अब हम क्या करते हैं, 20 के वो फैक्टराइज कर देते हैं कि 2 पे चलेगा, स्टार्टिंग में 10 आएगा, फिर 2 पे जाएगा तो 5 आएगा, सो ऑन, लास्ट में हम 1 तक लेके छोड़ देते हैं इसको कि आगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, या फिर 5 पे यहाँ लास्ट में 1 आ जाता है, तब हम इसको छोड़ देते हैं, भी आगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस 20 को ऐसे लिखते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये 2 क्या है, प्राइम नंबर, ये 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी क्या है, प्राइम नंबर। यानी कि ये एक n था, नेचुरल नंबर था जो एक से बड़ा है, उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख दिया। अब जो ब्रैकेट में ये लाइन लिखी है, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि 2 इंटू 5 इंटू 2, या फिर इसको मैं ये लिख देता कि 5 इंटू 2 इंटू 2, क्या वो अलग हो जाता भी, क्या वो 20 नहीं रहता, अब रहता तो वही 20। अब ये थ्योरम हमें सिर्फ यही बताती है कि एक से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसका ऑर्डर चाहे किसी भी टाइप का हो, आप आगे पीछे लिखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो नंबर है, ये 2 to 5, ये यूनिक रहेंगे, यानी कि इस 20 को सिर्फ 3 का ही मल्टीपल लिखा जा सकता है, 2 to 5। आप ये नहीं लिख सकते कि 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 लगा दिया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब देखो नंबर चेंज होगी कि नहीं होगी, यानी कि नंबर्स उतने ही रखने, 1 2 3 है तो 3, वैल्यू भी सेम, लेकिन ऑर्डर जैसे मर्जी हो सकता है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे कि नहीं सर 3 5 और 7 लिख लो, वो भी गलत हो गया। यानी कि इनसे अलग अगर आपने नंबर चेंज कर दिए, 2 to 5 को लिखना है, आगे पीछे जैसे मर्जी लिखो, क्लियर। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो सिर्फ आपको समझने के तरीके से बताई गई है, जैसे हम क्लास 10th लेवल में समझते थे। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल का समझा देता हूं कि इसका जो डेरिवेशन है वो किस तरीके से करोगे, यानी कि आप प्रूव कैसे करोगे। ये तो जस्ट मैंने इसको बताया है कि एक नंबर 20 ले लिया, लेकिन आपका क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है, सर ये 20 के लिए सही हो सकता है, क्या पता 100 के लिए सही ना हो, क्या पता 1000 के लिए सही ना हो, क्या पता 5000 के लिए सही ना हो, यानी कि हमने सभी के लिए सही प्रूव करना है ना इसको। तो उसके लिए हम एक नंबर का एग्जाम्पल नहीं दे सकते, यानी कि एक जर्नल सी स्टेटमेंट चाहिए जो हर जगह लागू होती है। तो उसके लिए देखिए, इसकी डेरिवेशन में लिखते हैं, लेट, हम मान लेते हैं n बी एनी नेचुरल नंबर, n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, एंड n है जो वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब हमने n एक ऐसा नेचुरल नंबर लिया है जो एक से बड़ा है। अब n अगर एक नेचुरल नंबर है, इसको ऐसे समझिए, अगर n एक नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर किन किन का मिश्रण होता है भी, अगर मैं 1 को हटा दूं तो 1 के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर है, अब या तो वो प्राइम होगा या वो कंपोजिट होगा, क्लियर। यानी कि हम 1 के अलावा जो नेचुरल नंबर बचते हैं उनको हम क्या लिख सकते हैं, या तो वो प्राइम होगा या फिर वो कंपोजिट होगा। तो यहाँ हमारे 2 केस बने भी, या तो ये जो n हमने लिया है ना, ये प्राइम नंबर है, या फिर दूसरा केस बना कि n जो हमने लिया है वो एक कंपोजिट नंबर है। 2 ही केस हो सकते हैं,
2 से तो बाहर कुछ जाएगा नहीं। बी, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा हो और ना प्राइम हो ना कंपोजिट हो? ऐसा तो कोई है ही नहीं। हमने प्राइम कंपोजिट की डेफिनेशन पढ़ रखी है। अब अगर n एक प्राइम नंबर है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि n या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर n है जो n से ही डिवाइड होगा। क्लियर? तो अगर आप n की फैक्टराइजेशन लिखोगे, n के प्राइम फैक्टर लिखोगे, तो n को आप n इंटू 1, या अब ये लिखना गलत हो गया। अब आप सोच रहे हैं सर n को n इंटू 1 लिख लिया तो ये गलत कहाँ से होगा? भी ध्यान से देखिए, जो फैक्टर हैं वो किस टाइप के होने चाहिए? प्राइम फैक्टर होने चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको क्लास 10th लेवल में, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या हो गया कि उसके फैक्टर में 1 नहीं लिखना आपने, यानी कि n ही लिखना है। तो n का एटलीस्ट एक प्राइम फैक्टर तो ये हुआ, और एक फैक्टर ये हुआ, प्राइम फैक्टर नहीं। 1 सिर्फ इसका क्या है? फैक्टर है, प्राइम फैक्टर नहीं है। लेकिन यहां हम प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो अब तो मुद्दा सोल्व ही हो गया भाई। दस दिस स्टेटमेंट, या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हो, दस द थ्योरम इज प्रूव्ड। अब प्राइम नंबर के लिए तो ये क्या होगी? प्रूव ही होगी, कुछ करना ही नहीं। क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड हो जाए? कोई भी प्राइम नंबर हो उसको वो खुद ही को डिवाइड करेगा। क्लियर? यानी कि उसको खुद के ही फैक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 7 है, 7 इक्वल टू 7 लिख दो। 11 है, 11 इक्वल टू 11 लिख दो। 13 है, 13 इक्वल टू 13 लिख दो। तो उनके प्राइम फैक्टर बनेगा नहीं भी। अब वो खुद ही प्राइम है तो उसका प्राइम फैक्टर वो खुद ही बनेगा। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। भी सारे प्राइम नंबर के लिए तो ये थ्योरम वैसे ही ट्रू है। अब अगर n है कंपोजिट नंबर तो यहां से क्या आएगा? n या तो 1 से डिवाइड होगा, n या फिर n से डिवाइड होगा, प्लस एक तीसरा नंबर जरूर मिलेगा जो n को डिवाइड करेगा भी। क्लियर? हम मान लेते हैं कि वो तीसरा नंबर है p1, कि जो p1 है वो n को डिवाइड कर पा रहा है अभी। क्लियर? अब अगर n p1 से डिवाइड हो रहा है तो लेट सपोज इसको हम ये मान लेते हैं n1 आया है कोई। n1 ये भी कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। क्लियर? अब अगर n को p1 से भाग करके n1 आ रहा है, दिस मीन्स n की वैल्यू क्या आई? n1 p1 आई, है कि नहीं? n1 p1 आई। अब यहां पे एक केस और हो सकता है। अब n को अगर p1 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो कभी आएगा नहीं। यहां देखिए, हियर अगर n को मैं p1 से डिवाइड करूंगा तो ये कभी भी 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि p1 हमने इस n से अलग फैक्टर माना है। यहां आप लिखोगे हियर कि जो ये p1 है ये 1 से तो बड़ा है और n से क्या है? छोटा है। क्लियर? क्योंकि अगर ये 1 आ जाता यहां तो ये p1 n ही नहीं हो गया था। बात तो वही है, ये इस वाला केस हो गया था। तो यहां पे जो p1 है वो हमने n से अलग फैक्टर लिया है। ये जो p1 है अलग फैक्टर लिया है n से, भी वो n नहीं है। n तो हो गया तो ये थ्योरम फिर प्रूव होगी, है कि नहीं? अब देखो, अब यहां दो पॉसिबिलिटी थी, या तो n1 किसके गए, जो p1 है n के इक्वल होता, वो हमने पहले ही बोल दिया कि नहीं भी हमने तो अलग लिया है। अब उसके बाद अब रिजल्ट में ये क्या आया है? n1 आया है। क्लियर? अब n1 ना तो n है ना 1 है, इनसे क्या है? अलग है। 1 और n इस ये जो p1 है इसके बीच में है, और n1 कुछ अलग ही वैल्यू है। क्लियर? जब आप n को p1 से डिवाइड करोगे, यहां पे जो n1 आया है, क्या ये n1 का रिलेशन n के साथ क्या होगा? दिस मीन्स n बड़ा होगा किससे? n1 से। क्लियर? क्योंकि जिसको हम भाग कर रहे हैं अगर वो किसी दूसरे नंबर से पूरा डिवाइड होता है तो वो जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो बड़ा थोड़े ना हो जाएगा, वो तो क्या रहेगा? छोटा रहेगा। और ये वैल्यू भी क्या आएगी? फिर छोटी आएगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं भी 8 अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 4, अब ये 8 इस 2 से भी बड़ा है और इस 4 से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा होगा, यानी कि n है जो p1 से भी बड़ा होगा और n1 से भी बड़ा होगा। क्लियर? अब देखो यहाँ n1 आ चुका है। क्लियर? अब n1 के भी दो केस हो सकते हैं भी। n1 या तो प्राइम नंबर है या फिर n1 क्या है? कंपोजिट नंबर है। जैसे हमने यहां पे केस लिए थे n के। अब n1 भी हो सकता है प्राइम हो या फिर कंपोजिट हो। अगर n1 प्राइम है, n1 क्या है? प्राइम, यानी कि उसके आगे हम फैक्टर नहीं कर सकते। दिस मीन्स n को डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे? n1 p1, तो इसकी n की क्या होगी? प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहां फिर थ्योरम प्रूव होगी भी।
क्लियर, हमने प्रूव कर दिया सभी के लिए। लेकिन अगर दोबारा से n1 क्या हो जाता है, कंपोजिट, दिस मीन्स n1 1 से तो डिवाइड ही होगा, n1 n1 से भी डिवाइड होगा, और एक और फैक्टर तीसरा, लेट सपोज n1 है जो, वो p2 से भी डिवाइड होता है। अब यहाँ जो p2 है वो n1 के तो इक्वल है ही नहीं, क्योंकि n1 के इक्वल तो हमने यहाँ माना था कि अगर n1 प्राइम है तो दूसरा कोई नंबर ही नहीं है जो डिवाइड कर पाए। यहाँ पे जो p2 है वो किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, लेकिन n1 से छोटा होगा। क्लियर, तो अगर n1 p2 को डिवाइड कर पा रहा है तो हम लेट सपोज उसको मान लेते हैं कोई नंबर n2 आया, ठीक है, कोई नंबर क्या आया, n2। अब इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन माने। अब यहां से जो सोल्व करेंगे तो यहां से n1 को क्या लिख सकता हूं मैं, n2 p2, तो इसको आप क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको समझिए ध्यान से, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फोकस यहाँ रखोगे उतना ही समझ में आएगा। तो n1 को फिर हमने ऐसे लिख लिया, क्लियर, कि n1 इक्वल टू n2 p2। अब फिर n2 की बात आगे भी, अब n2 फिर क्या हो सकता है, प्राइम हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है। प्राइम होगा तो फिर ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी, कंपोजिट होगा तो सो ऑन, फिर ऐसे लिखा जाएगा कि मान लिया कोई तीसरा नंबर p3 इसको डिवाइड कर पा रहा है, सो ऑन चलता जाएगा। अब हम क्या करते हैं, n1 की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं कि n इज इक्वल टू क्या होगा, n1, और ये क्या था, p1। अब n इज इक्वल टू, n1 की वैल्यू क्या है, p2 n2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p1 तो यहाँ था ही, n1 की जगह क्या लिखोगे, p2, और ये क्या आया, n2। क्लियर, सिमिलरली अगर हम इस n के फैक्टर करते जाएं तो ये लास्ट में ये बन जाएगा n इज इक्वल टू p1 p2 p3 सो ऑन, और लास्ट में क्या आएगा, एक नंबर nk आएगा। और nk कहाँ तक आएगा, nk छोटे से छोटा नंबर 1 हो सकता है, इससे तो छोटा नहीं जाएगा अभी। यानी कि ये जो फैक्टर होते जा रहे हैं, देखो यहाँ से देखो n बड़ा था n1 से, और जो n1 है यहाँ पे n1 बड़ा है किससे, p2 से, और इस n2 से भी तो बड़ा होगा। एक चीज और लिखोगे, एंड जो n1 है वो किससे बड़ा होगा, n2 से। क्लियर, n2 से बड़ा होगा, क्योंकि जिसको हम भाग कर रहे हैं वो भाग करने वाले से, और जो शेष आया है मतलब भागफल आया है, कोसेंट जिसको आप बोलते हो, तो उन दोनों से क्या होता है, बड़ा। तो अब देखो n n1 से बड़ा है, n1 n2 से बड़ा है, सो ऑन क्या आएगा आगे, n3 सो ऑन, लास्ट में n लिख सकते हो। बी जो ये n है वो छोटा होता जा रहा है लास्ट में n तक, या फिर इसको nk मान लो, क्योंकि nk लिखा है ना यहाँ। तो लास्ट में मान लिया हमने क्या बन गया, ये 1 बन गया nk। भाई 1 से तो छोटा कोई नंबर आ ही नहीं सकता नेचुरल नंबर में, वेयर nk इज इक्वल टू क्या है, 1। क्लियर, तो इतना समझो इसको। अगर nk 1 है, दिस मीन्स n को हम क्या लिख सकते हैं, p1 p2 p3 सो ऑन, बस इतना ही होगा, और n के क्या होगा, 1। और हमें क्या प्रूव करना था कि n को हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये p1 p2 p3 सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। क्लियर, तो ये थी भी आपकी बेसिक सी थ्योरम। इसको एक अलग से वे से करवाया गया है, क्योंकि अगर बुक में से मैं सारा कुछ यहाँ ऐसे लिख दूँ भी जैसे बुक में लिख रखा है, फिर आप में और मेरे में क्या डिफरेंस रह गया। यानी कि वहाँ से तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी समझना होता है अभी। क्लियर, तो इस तरीके से ये थी आपकी थ्योरम की डेरिवेशन। अब हम चेक करते हैं इसकी यूनिकनेस भी। क्लियर, तो इसको यहाँ से रफ कर देते हैं अभी। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आई है सिर्फ इसको रख लेते हैं, यह काम आएगी कि n की वैल्यू है जो p1 p2 सो ऑन। अब देखिए, अभी जैसे मैंने 20 का एग्जाम्पल दिया था, 20 के एग्जाम्पल में मैंने 2 to 5 फैक्टर लिखे थे। क्लियर, ये उसी टाइप का हो गया अभी। जैसे मैंने 20 के केस में लिखा था कि आप 2 to 5 लिखो, आप 5 to 2 लिखो, या फिर तीसरा क्या था 2 5 2 लिखो, इस तरीके से कुछ भी लिख लो। अब ये p1 p2 p3 अगर आप इनको आगे पीछे कर देते हैं ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि जैसे हमने प्रूव किया था कि 20 के केस में सिर्फ इनके अलावा और कोई लिखा ही नहीं जा सकता, 2 5 2 ये 3 नंबर रहने चाहिए, आगे पीछे जैसे मर्जी लिख लो। अब मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही नंबर रहने चाहिए, आगे पीछे जैसे मर्जी लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही n बनेगा। तो इसके लिए हम उल्टा चलते हैं, लेट देयर एग्जिस्ट अनदर
सेट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, सच दैट कि अनदर सेट ऑफ प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है कि n को मैं बोल रहा हूं भी Q1 Q2 Q3 सो ऑन, हम कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये सारे के सारे क्या है, प्राइम फैक्टर भी n को, ये तो हमने प्रूव किया था। मैं बोल रहा हूँ कि n को हम ये भी लिख सकते हैं, इससे अलग भी लिख सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि 20 को 252 की जगह 3 × 5 × 7 भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन बाद में हम इसको गलत साबित कर देंगे। 20 के केस में तो वो आपको ऐसे ही गलत लगेगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अब अगर n की वैल्यू ये है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। क्लियर? अब n की वैल्यू अगर ये दोनों हैं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। दिस मीन्स हम लिख सकते हैं कि P1 P2 P3 सो ऑन इक्वल होगा Q1 Q2 Q3 सो ऑन। क्लियर? ये इक्वल होगा भी। अब अगर मैं ये लिखूं कि P2 P3 सो ऑन, इस P1 को यहाँ डिवाइड में ले जाते हैं, Q1 Q2 Q3 सो ऑन और डिवाइड P1। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये प्राइम फैक्टर है और प्राइम फैक्टर है तो ये इनसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक नेचुरल नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा, नेचुरल नंबर बनेगा। अब अगर नेचुरल नंबर बन रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो कंप्लीट है उसको P1 ने डिवाइड कर दिया। क्लियर? दिस मीन्स P1 डिवाइड्स Q1 Q2 Q3 सो ऑन लास्ट में 1 तक भी P1 है जो इनके प्रोडक्ट को डिवाइड कर पा रहा है। अगर P1 इनके प्रोडक्ट को डिवाइड कर पा रहा है, दिस मीन्स, अब इसका मीनिंग क्या होगा कि इनमें से एक ऐसा नंबर है जो P1 के इक्वल है। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 2 जैसे 4 × 3 × 2 × 1, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो काटेगा तो तब जब कोई ऐसा नंबर इसके अंदर होगा। अब ये तो कंपोजिट थे, अगर सारे मैं प्राइम लिखूं कि जैसे 2 3 5 7 11 13 सो ऑन, और मैं बोल रहा हूं कि 7 से डिवाइड हो रहा है, अब 7 से डिवाइड तभी होगा, 7 भी तो प्राइम नंबर है, कि जब 7 ही लिखा होगा, क्योंकि ऊपर वाले भी प्राइम नीचे वाले भी प्राइम। क्लियर? दिस मीन्स, तो ये आपने समझना है भी, तो यानी कि ये डिवाइड तब होगा जब कोई ऐसा फैक्टर, दिस मीन्स भी इसमें से कोई ना कोई क्या है, P1 के इक्वल है। तो दिस मीन्स लेट सपोज हम मान लेते हैं कि P1 है जो वो इस Q1 को डिवाइड कर पा रहे हैं, कि वो Q1 को डिवाइड कर पा रहे हैं। दिस इंप्लाइज P1 इक्वल टू क्या हुआ, Q1। भी इस Q1 की वजह से इस कंप्लीट को डिवाइड कर पा रहा है तो अकेले Q1 को तो डिवाइड करेगा ही, और दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं यहाँ P2 को डिवाइड में लेके जाता, P1 इधर रख लेता, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाता, मान लिया Q2 हो जाता, P3 इक्वल टू Q3 हो जाता, P4 इक्वल टू क्या हो जाता, Q4 सो ऑन। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये फैक्टर कितने हैं, तो हम मान लेते हैं कि लास्ट में ये तो K फैक्टर है और ये है R फैक्टर है। ठीक है ना? अभी तो हमने क्या लिख दिया था भाई, जहां तक जो मर्जी लिखूं भाई, हमने मान लिया कि वहां तो वो K फैक्टर है, यहाँ R फैक्टर है। K R की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, छोटी बड़ी भी हो सकती है, जैसे मर्जी हो। क्लियर? भाई यहाँ पे जो R फैक्टर है, R की वैल्यू मान लिया ये तो 10 फैक्टर हुए, मान लिया K की वैल्यू 20 है तो ये 20 फैक्टर हुए, इस तरीके से। तो ये वैल्यू हमने निकाली भी। सिमिलरली हम इस तरीके से बोल सकते हैं 4, चलो इसको इतना ही रहने दो कि इस तरीके से हमने क्या प्रूव कर दिया, ये इक्वल प्रूव कर दिया। अब अगर ये सारा कुछ इक्वल आ चुका है, क्लियर, अब वो डिपेंड करता है कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है। मान लिया कि जैसे यहाँ पी के हमने लिखा है, ये क्यू आर लिखा है। अब भाई ये तो हैं 10 फैक्टर और ये हैं 20 फैक्टर, तो ये पहले 10 तो इसके पहले 10 के इक्वल हो जाएंगे, लेकिन आगे वाले 10 तो बच गए कि नहीं बच गए। लेकिन अब मेन मुद्दा है, हमें ये प्रूव करने है कि जितने फैक्टर यहाँ हैं उतने ही फैक्टर यहाँ होंगे। नाउ वी हैव टू प्रूव कि R की वैल्यू है जो वो K के इक्वल होगी। ठीक है ना? अगर R और K यानी कि ये P10 Q10 तो इक्वल हो जाएंगे भी, 10 यहाँ 10 यहाँ। अगर ये 20-20 हो गए तो 20-20 भी हो जाएगा, है ना? गेम की बात नहीं चल रही, प्राइम फैक्टर की बात चल रही है। तो हमें प्रूव करना है कि R की वैल्यू K के इक्वल है। लेकिन हम फिर उल्टा चलते हैं, लेट हम मान लेते हैं भी K है जो वो छोटा है R से,
भी ये कम फैक्टर हैं, ये ज़्यादा फैक्टर हैं। जब हम ऐसा करेंगे, मान लिया ये 10 है और ये 20 है, इन सभी को ऐसे डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये 10 अपने वाले 10 को तो काट देंगे, लेकिन बाकी कुछ और बचेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में तो क्या बचा 1, क्योंकि मान लिया कि जैसे इसको एक इस तरीके से लिख लेता हूँ मैं कि P1 P2 P3 सो ऑन Pk, और इसको लिखा Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qk आया बीच में, उसके बाद Qk + 1 सो ऑन ये क्या आया QR। इन सभी की मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, आपस में क्या है इनकी मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे कि पहले k फैक्टर है जो, वो इस पहले k फैक्टर को तो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अगर वो ज़्यादा होंगे तो कुछ ना कुछ बचेगा। जब ये डिवाइड में आएगा तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा 1, और राइट साइड में क्या बच गया Qk + 1, ऐसे ही Qk + 2 सो ऑन ये क्या तक बचा, QR तक बचा भी। और ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर। अब यहाँ से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम फैक्टर, दीज प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। दिस मीन्स ये जो प्रोडक्ट है हमेशा किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये 1 के इक्वल है। दिस मीन्स आवर जो अजम्पशन है, जो हमने मानना है, ये हमारी अजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। बी के आर से छोटा नहीं है। क्लियर। अब ऐसे ही सिमिलरली हम कह सकते हैं कि k है जो वो r से बड़ा भी नहीं है। ऐसे ही अगर हम बड़ा ले लें तो इस साइड ज़्यादा वैल्यू बच जाएगी, उस साइड कम बच जाएगी। तो इसका एक ही मीनिंग हुआ, अगर वो ना तो छोटा है, या लिखोगे इफ़ k नॉट लेस देन r एंड k नॉट ग्रेटर देन r, देन इसका मीनिंग क्या हुआ कि k किसके इक्वल है, r के इक्वल है। अब यहाँ से देखिए, सारे फैक्टर हमने इक्वल प्रूव कर दिए थे और ये भी प्रूव कर दिया कि अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होंगे। तो दिस मीन्स ये इनकी क्या हुई, यूनिकनेस। क्लियर। तो ये यूनिकनेस है इनकी। बी फैक्टर जैसे मर्जी कर लो, वो एक जैसे रहेंगे, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि ये P1 Q1 के इक्वल आए, ये P1 Q2 के इक्वल आ सकता है, हो सकता है P2 Q1 के इक्वल आया हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये जस्ट हमने सपोज किया है भी ये फैक्टर आपस में कहीं ना कहीं इक्वल है, क्योंकि ये एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। क्लियर। तो ये थी भी आपकी थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो काफ़ी आसान सी है। अगर आपको स्टार्टिंग में क्लास 10th लेवल का जो मैंने बताया वो समझ में आ गया तो ये भी आपको जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि डेरिवेशन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि काफ़ी कंफ्यूज करती है भी क्या लिख रहा है P1 P2, कभी कुछ लिख दिया कभी कुछ लिख दिया। तो इतने की क्या जरूरत है, भी सीधा ही बता दो ना कि हम कंपोजिट नंबर के फैक्टर कर सकते हैं। वो तो आपको भी पता है। क्या कोई ऐसा कंपोजिट नंबर है जिसके आप प्राइम फैक्टर ना कर पाए, सभी के कर सकते हैं भी। और अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के तो फैक्टर वो खुद ही होता है। दो ही केस थे ना, या तो n इवन या तो n प्राइम था या कंपोजिट था। अगर वो खुद ही प्राइम है तो थ्योरम वैसे प्रूव, भी कंपोजिट है तो हम उसके फैक्टर कर ही सकते हैं, क्योंकि कंपोजिट का मीनिंग क्या हुआ कि वो 1 से खुद से और तीसरे से भी डिवाइड होगा, तो तीनों वो क्या हो गए, प्राइम हो गए कि नहीं होंगे। इनकी 3 फैक्टर बने कि नहीं बने, तो उसको भी हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस थ्योरम का जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ ये बताना है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का एक लास्ट टॉपिक रहता है, बिल्कुल छोटा सा है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ये होती क्या है वो देखिए। ए नंबर n ग्रेटर देन 1, एक ऐसा नंबर जो 1 से ग्रेटर हो, इज सेड टू बी एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर उसको हम कैनोनिकल फॉर्म बोल सकते हैं। इफ n को हम एक्सप्रेस कर पाए P1 की पावर A1, P टू दी पावर A2, P3 टू दी पावर A3 सो ऑन Pk टू दी पावर AK, वेयर n सच दैट n डिकम्पोज्ड इनटू प्राइम फैक्टर, और n किस में हो, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हो। और यहाँ से जो P1 है लेस देन हो P2 P3 सो ऑन, इस तरीके से। एंड A1 A2 से ये सारे के सारे क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो भाई। क्लियर। तो अब यहाँ से देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। भी मैंने 20 का एग्जाम्पल लिया था, मैंने लिखा था 2 × 2 × 5, और आपको बताया था कि इसको 5 × 2 × 2 भी लिख सकते हो, और इसको आप 2 × 5 × 2 भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है तो पहले सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो ये क्या होगी, कैनोनिकल फॉर्म। अब ये क्या है P1, ये क्या है P2। अब देखो P1 P2 से छोटा है कि नहीं,
ठीक है, और 1 और 2 ये पावर सारी पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं। तो इस तरीके से एक और नंबर ले लेते हैं कि जैसे 60 है, 60 को अगर डिवाइड करोगे 2 पे 30 आएगा, 2 पे 15 आएगा, 3 पे 5 आएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 60 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, कैनोनिकल फॉर्म कौन सी बनेगी, इनको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू ये 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। दिस मीन्स ये क्या होगी, कैनोनिकल फॉर्म। ये क्लास 10th के अंदर भी आई थी। तो ये था भी आज का हमारा लास्ट टॉपिक।